बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज एड्रेनल मेडुला। एड्रेनल मेडुला जो है ये हमारे एड्रेनल ग्लैंड का जो इनर पार्ट होता है उसको एड्रेनल मेडुला कहते हैं। दैट इज द इनर 20%। यहाँ पे आप देखें तो ये ब्लू से जो नजर आ रहे हैं दिस होल इज द एड्रेनल मेडुला। और उसके बाहर जो लेयर्स है देयर आर लेयर्स ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स। जो 3 लेयर्स होते हैं ना, जोना रेटिकुलरिस, जोना फेसिकुलेटा एंड जोना ग्लोमेरुलोसा। और इन तीनों के बिल्कुल अंदर जो होते हैं, जो लेयर होते हैं दैट इज द एड्रेनल मेडुला। एड्रेनल मेडुला जो है इसमें छोटे छोटे से सेल्स होते हैं। यहाँ पे आप देखिए तो जो पिंक पिंक से नजर आ रहे हैं ये सारे सेल्स है एड्रेनल मेडुला के। और इन सेल्स को कहते हैं, ये इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स होते हैं, ट्विस्टेड कॉर्ड्स की शक्ल में होते हैं। और ये जो है इन सेल्स को कहते हैं क्रोमाफिन सेल्स। क्रोमाफिन सेल को फ्यूक्रोम सेल्स या क्रोमोफाइल सेल भी कहते हैं। अच्छा, ये सेल्स जो है इनके अंदर छोटे छोटे से ग्रेन्यूल्स होते हैं। और वो ग्रेन्यूल्स जो है जब आप उनको स्टेन करते हैं विद पोटेशियम डाइक्रोमेट, सो उनका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, वो ये ब्राउन हो जाते हैं। से विद स्टेन पोटेशियम डाइक्रोमेट स्टेन के साथ ये जो है ब्राउन हो जाते हैं। अच्छा, क्रोमोफिन सेल्स जो है ये दो टाइप के होते हैं एड्रीनल मेडुला में। एक जो है एड्रीनलिन सिक्रीटिंग सेल्स है जो कि 90% सेल्स होते हैं। और दूसरा जो है दैट इज नॉन एड्रेनलिन सिक्रीटिंग सेल्स, और वो जो है 10% सेल्स होते हैं। सही है। The next one is hormones of adrenal medulla. So adrenal medulla जो है इनमें जो हार्मोन होते हैं वो डिराइव होते हैं फ्रॉम कैटेकोल। ये सारे अमाइन होते हैं, जितने भी हार्मोन्स है एड्रेनल मेडुला के अमाइंस, और वो डिराइव होते हैं कैटेकोल से। कैटेकोल इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये हार्मोन्स जो है इस वजह से इनको कहते हैं कैटेकोल अमाइंस। सही है। कैटेकोल अमाइंस जो है ये 3 टाइप्स के होते हैं। एड्रेनलिन या एड्रेनलिन, या उसको हम एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, नॉर एड्रेनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन, एंड द थर्ड वन इज डोपामीन। सो एड्रेनलिन जो है ये हमारे प्लाज्मा में 3 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर होता है। मतलब ये जो 3 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर है ये इनकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन को शो करता है। नॉर एड्रेनलिन जो है ये प्लाज्मा में 30 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर होता है। एंड डोपामीन जो है दैट इज 3.5 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। See, in catechol amines की जो half life होती है that is only 2 minutes. Okay. So, synthesis of catechol amine, catechol amine की synthesis किस तरह होती है? मतलब कि जो एड्रेनल मेडुला की जो हार्मोन्स है ना, जिनको हम catechol amines कहते हैं, इनकी synthesis किस तरह होती है? So, ये जो है इनकी synthesis क्रोमोफिन सेल्स में होती है। एंड क्रोमोफिन सेल्स में ये बनते हैं टायरोसिन से। टायरोसिन इज एन अमाइनो एसिड। और ये जो है फिनाइल एलानिन से भी बन सकते हैं, लेकिन फिनाइल एलानिन को पहले टायरोसिन में कन्वर्ट होना होगा, फिर जो है इसकी सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है। सो सिंथेसिस में कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, वो यहाँ से हम पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो है फिनाइल एलानिन से अगर ये बन रहा है, या फिर ये डायरेक्टली टायरोसिन से भी बन सकता है। तो फिनाइल एलानिन पहले टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है बाय द प्रेजेंस ऑफ फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। सही है। इस एंजाइम के थ्रू जो है ये टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये प्रोसेस जो है ये ब्लड में होता है। इसे फिर ये ब्लड से टायरोसिन चला जाता है एंड टू द क्रोमोफिन सेल्स। क्रोमोफिन सेल जो है एड्रेनल मेडुला के जो सेल्स होते हैं दे आर कॉल्ड क्रोमोफिन सेल्स। सो क्रोमोफिन सेल्स में ये चले जाते हैं एंड फिर ये टायरोसिन जो है ये कन्वर्ट हो जाता है एंड टू डोपा। डोपा स्टैंड्स फॉर डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन। सो डोपा जो है ये टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज की वजह से डोपा में कन्वर्ट हो जाता है। हाइड्रोक्सिलेज का काम क्या होता है? हाइड्रोक्सिलेशन करना है। हाइड्रोक्सिलेशन किस चीज को कहते हैं? सो हाइड्रोक्सिलेशन इज अ प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, जिसमें किसी कंपाउंड के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड किया जाता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज एन OH ग्रुप। सी, तो आप टायरोसिन के साथ एक OH ग्रुप अटैच हो जाता है ड्यू टू टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। सो वो जो है डोपा बना लेता है। सी, ये डोपा फिर कन्वर्ट होता है इनटू डोपामीन बाय द प्रेजेंस ऑफ डोपा डीकार्बोक्सिलेज। अब डीकार्बोक्सिलेज का क्या काम होता है? सो ये डीकार्बोक्सिलेशन करता है। एंड डीकार्बोक्सिलेशन किस चीज को कहता है? सो डीकार्बोक्सिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कार्बोक्साइल ग्रुप से। अब
कार्बोक्साइल ग्रुप जो है इसके साथ एक OH इसके साथ OH अटैच होता है, एक जो है ऑक्सीजन अटैच होता है बाय अ डबल बॉन्ड, तो उसको कार्बोक्साइल ग्रुप कहते हैं। सो इसकी जो फार्माकोलॉजी है या इसकी जो बिल्कुल केमिस्ट्री है, बेसिक केमिस्ट्री, उसमें हम नहीं जाएंगे, हम सिर्फ प्रोसेस पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है। सो डीकार्बोक्सिलेशन इसकी हो जाती है विच इज रिमूविंग ऑफ कार्बोक्साइल ग्रुप, और उससे बन जाता है डोपामीन। अब ये डोपामीन जो है ये हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा कि क्रोमोफिन सेल्स के अंदर छोटे छोटे से ग्रेन्यूल्स होते हैं। अब ये डोपामीन उन ग्रेन्यूल्स में चला जाता है, ठीक है, और उन ग्रेन्यूल में फिर ये कन्वर्ट होता है इनटू नॉर एड्रेनलिन बाय द प्रेजेंस ऑफ डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज। अब यहाँ पे एक बार फिर से उसकी हाइड्रोक्सिलेशन हो जाती है, मतलब हाइड्रोक्साइल ग्रुप उसके साथ डोपामीन के साथ ऐड किया जाता है एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू नॉर एड्रेनलिन। सही है, नॉर एड्रेनलिन फिर लीव करता है, ये इस ग्रेन्यूल से फिर निकल जाता है एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू एड्रेनलिन। एड्रेनलिन में ये कन्वर्ट होता है एंड द प्रेजेंस ऑफ फिनाइल इथेनॉल अमाइन एंड मिथाइल ट्रांसफरेज। सही है, सो इसके थ्रू ये कन्वर्ट हो जाता है नॉर एड्रेनलिन एंड टू एड्रेनलिन एंड, और इस ये फिनाइल एलेनिन सॉरी फिनाइल इथेनॉल अमाइन एंड मिथाइल ट्रांसफरेज जो है ये मिथाइलेशन करता है, मतलब एक मिथाइल ग्रुप ऐड कर लेता है नॉर एड्रेनलिन के साथ और उससे बना लेता है एड्रेनलिन। सही है, अच्छा फिर ये एड्रेनलिन वापस से ग्रेन्यूल्स में चला जाता है। सो असल में ये सारा प्रोसेस है कि किस तरह जो है एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन जो है उनकी सिंथेसिस होती है। ओके देन मेटाबॉलिज्म ऑफ कैटेकोलामाइंस। सो कैटेकोलामाइंस जो है वो 85% नॉन एड्रेनलिन जो है वो सिंपैथेटिक जो एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं वो उसको ले लेते हैं, बाकी जो 15% होते हैं तो उनकी डिग्रेडेशन हो जाती है। एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन जो है इसकी मिथॉक्सिलेशन हो जाती है। मिथॉक्सिलेशन का मतलब है उसके साथ मिथॉक्सी ग्रुप ऐड करना। मिथॉक्सी ग्रुप इज एक्चुअली मिथाइल ग्रुप विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सही है, so उसकी मिथॉक्सिलेशन हो जाती है बाय द प्रेजेंस ऑफ कैटेकोल और मिथाइल ट्रांसफरेज, COMT से हम इसको कहते हैं। तो COMT जो है उसकी मिथॉक्सिलेशन कर लेता है और उनसे बना लेता है मेटा एड्रेनलिन एंड मेटा नॉर एड्रेनलिन, और इन दोनों को कंबाइनली कहते हैं मेटानेफ्रेंस। सही है, मेटा एड्रेनलिन एंड मेटा नॉर एड्रेनलिन को कंबाइनली मेटानेफ्रेंस कहते हैं। अच्छा फिर उनकी जो है फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाती है बाय MAO। MAO स्टैंड्स फॉर मोनो अमाइन ऑक्सीडेज। सो ऑक्सीडेज जो ऑब्वियसली वो ऑक्सीडेशन करता है, इन दोनों की ऑक्सीडेशन करके उनसे बना लेता है वेनिलाइल मेंडेलिक एसिड। सही है, फिर ये वेनिलाइल मेंडेलिक एसिड जो है ये इनएक्टिव फॉर्म होती है एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन की, और फिर जो है ये बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है इन द यूरिन। सो यूरिन में जो है ये 3 फॉर्म्स में एक्सक्रीट होती है। 15% जो है वो फ्री एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन के फॉर्म में एक्सक्रीट होते हैं। 50% जो है वो फ्री या कंजुगेटेड मेटा एड्रेनलिन एंड मेटा नॉन एड्रेनलिन के फॉर्म में एक्सक्रीट होता है एंड 35 जो है वो वेनिलाइल मेंडेलिक एसिड के फॉर्म में एक्सक्रीट होता है। सही है, ओके। अब हम बात करेंगे एक्शन ऑफ एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन की। सो एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन जो है ये काफी एसोसिएटेड है विद सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जिस तरह हमारे बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है एंड फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स, उसी तरह हमारा एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन भी उसी तरह का काम करता है। लेकिन इसके अलावा इसके कुछ मेटाबॉलिक फंक्शंस भी है और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे भी इसका काफी इफेक्ट है। सो वो जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। सो एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन जो है ये अपना फंक्शन तभी शो करते हैं जब ये अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाए, और वो स्पेसिफिक रिसेप्टर उनको कहते हैं एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स जो है ये दो टाइप्स के होते हैं, एक जो है अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है, दूसरा है बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। सो अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जो है इसको फर्दर डिवाइड किया है इनटू अल्फा 1 एंड अल्फा 2 एंड बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स की भी दो टाइप्स है, दैट इज बीटा 1 एंड बीटा 2। सही है, सो इसका फंक्शन जो है फिर डिपेंड करता है कि आइदर अल्फा 1 के साथ अटैच होता है, आइदर अल्फा 2 के साथ, बीटा 1 और बीटा 2 के साथ ही अटैच होता है। सो ये जो है अपना एक्शन पे परफॉर्म करते हैं
बाय अ सेकेंड मैसेंजर। जब ये रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है तो फिर ये एक सेकेंड मैसेंजर को एक्टिवेट करते हैं या इनहिबिट करते हैं एंड फिर जो है अपना एक्शन अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं। से सो अल्फा 1 जो है वो एक्टिवेट करता है IP3 को थ्रू फॉस्फोलाइपेज सी। ये सारे सेकंड मैसेंजर हम पढ़ चुके हैं, अगर आप लोगों को नहीं याद सो यू कैन गो टू द फर्स्ट लेक्चर और ये जो है थोड़ा सा रीड कर लें। अच्छा, अल्फा 2 जो है वो इनहिबिट करता है एड्रिनाइल साइक्लेज एंड CMP। बीटा 1 एक्टिवेट्स एड्रिनाइल साइक्लेज एंड CMP एंड बीटा 2 एक्टिवेट्स एड्रिनाइल एड्रिनाइल साइक्लेज एंड CMP। सही है। तो इसके थोड़े से एक्शन मोड ऑफ एक्शन है, ये जैसा ये काम करता है किस सेकंड मैसेंजर को इनहिबिट और एक्टिवेट करता है। सो ये इसका एक्शन है। अच्छा जी, सो रिस्पॉन्स क्या होता है कि अल्फा 1 एंड अल्फा 2 जो है दे आर मोस्टली फ्रॉम मीडिएट मोर एड्रेनलिन एक्शन देन नॉन एड्रेनलिन। सो इस अल्फा 1 जो है अल्फा 2 दे आर मोस्टली एसोसिएटेड विद नॉन एड्रेनलिन एंड बीटा 1 जो है वो एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन को इक्वली एक्टिवेट करता है, मीडिएट करता है एंड बीटा 2 जो है दैट मीडिएट्स एड्रेनलिन मोर देन नॉन एड्रेनलिन। सही है। ओके, एक्शन अब इसका क्या होता है कि इनका इफेक्ट जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह ही बिल्कुल होता है, जिस तरह सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन का होता है उसी तरह का बिल्कुल सिमिलर इफेक्ट जो है एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन का होता है। लेकिन ये जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से 10 टाइम्स ज़्यादा प्रोलॉन्ग इसका एक्शन होता है। मतलब एक बार ये रिलीज हो जाए सो अगर फॉर एग्जांपल, ये सिर्फ एग्जांपल है, ऐसा नहीं होता, अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम 1 मिनट लेता है अपना फंक्शन शो करने में और फिर खत्म हो जाता है। सो एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन विल टेक 10 मिनट्स है। सो 10 टाइम्स जो है इसका इसका एक्शन टाइम जो है वो प्रोलॉन्ग है। प्रोलॉन्ग क्यों है? क्योंकि इसके इनएक्टिवेशन में काफ़ी टाइम लगता है, इसके डिग्रेडेशन में काफ़ी टाइम लगता है और फिर बॉडी से इसकी एलिमिनेशन में काफ़ी टाइम लगता है। सो इस वजह से ये जो है काफ़ी प्रोलॉन्ग होता है इसका एक्शन देन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, एक्शन जो है इसका डिपेंड करता है टाइप ऑफ रिसेप्टर पे कि किस टाइप टारगेट सेल पे किस टाइप के रिसेप्टर्स है। आइदर वो अल्फा 1 है, अल्फा 2 है, बीटा 1 है, बीटा 2 है। सो फिर जो है इसका एक्शन उस पर डिपेंड करता है कि रिसेप्टर किस टाइप का है। सही है। Okay, now what is the function of catecholamines on metabolism? So ये जो है अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स दोनों के साथ बाइंड होकर ये जो है अपना मेटाबॉलिक फंक्शन जो है वो शो कर सकते हैं। सो एड्रेनलिन का जो मेटाबॉलिक फंक्शन है वो ज़्यादा है देन नॉर एड्रेनलिन। जनरल मेटाबॉलिज्म पे इसका क्या इफेक्ट होता है? सो ये जो है ऑक्सीजन कंजम्पशन को इंक्रीज कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करवाता है। सो इस वजह से जो है एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। सो दैट्स व्हाई दीज हार्मोन्स आर कॉल्ड एज कैलोरीजेनिक हार्मोन, मतलब कि एनर्जी प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे इसका क्या फंक्शन होता है? सो ये जो है ग्लाइकोजिनोलाइसिस को इंक्रीज करता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस इज एक्चुअली द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। सो ग्लाइकोजन को जो है ये कन्वर्ट कर देता है एंड ग्लूकोज, और वो ग्लूकोज जो है हमारे ब्लड स्ट्रीम्स में जाता है। सो इस वजह से ब्लड में जो है ग्लूकोज की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। और ये जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस करता है ना, तो ये मैनली इन द लिवर एंड मसल्स करता है। सही है। सो लिवर और मसल्स में जितना ग्लूकोज बन जाता है फ्रॉम द ग्लाइकोजन, सो वो ग्लूकोज जाता है ब्लड स्ट्रीम में और ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज की जो लेवल है, जो कंसंट्रेशन है, वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। The third function is fat metabolism. So fat ये fatty acid की mobilization करता है एड्रेनलिन जो है from the adipose tissues. Adipose tissues से ये fatty acid की mobilization करता है, लेकिन इसके लिए इसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की जरूरत होती है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर एड्रेनोकॉर्टिकल हार्मोन्स। सो वो जो है उनका फंक्शन भी ज़्यादातर फैट मेटाबॉलिज्म के साथ होता है, वो भी मोबिलाइजेशन करवाते हैं फैटी एसिड के। सो दैट्स व्हाई इट नीड्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स फॉर फैट मेटाबॉलिज्म। सही है। अच्छा जी, अब ब्लड पे इसका क्या फंक्शन होता है? सो ब्लड पे इसका फंक्शन मेनली थ्रू बीटा रिसेप्टर्स होता है, क्योंकि ब्लड आगे। सो अब एड्रेनलिन का जो इफेक्ट होता है ब्लड पे वो ये है कि कोगुलेशन टाइम को
डिक्रीज कर देता है। मतलब कि ये जो क्लॉटिंग टाइम होती है ना उसको डिक्रीज करता है। कैसे डिक्रीज करता है? तो ये जो है जो हमारा फैक्टर 8 होता है ना, फैक्टर 8 इज एक्चुअली अ क्लॉटिंग फैक्टर, और ये एक प्रोटीन होता है जो कि क्लॉटिंग करता है। मतलब कहीं भी कोई कट लग जाए तो वहाँ के उस कट की जल्दी से क्लॉटिंग करना जो है ये फैक्टर 8 का काम होता है, प्लस प्लेटलेट्स का काम होता है। सो एड्रेनलिन जो है ये प्लेटलेट्स एंड जो फैक्टर 8 है इन दोनों को इंक्रीज करता है। सो फैक्टर 8 और प्लेटलेट्स जितना ज्यादा होगा उतना ही क्लॉटिंग जल्दी से होगी और क्लॉटिंग टाइम जो है वो कम हो जाएगी। सही है? सो इसी वजह से एड्रेनलिन जो है ये कोगुलेशन टाइम को डिक्रीज कर देता है, और ये जो है आरबीसी के काउंट को इंक्रीज कर सकता है। इंक्रीज कैसे करता है? सो स्प्लीन में आप देखिए, सो हमारे स्प्लीन में जो पल्प होता है ना रेड एंड व्हाइट पर, उसमें साइनोसॉइड्स होते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये वेस्कुलर साइनोसॉइड्स है, और ये साइनोसॉइड जो है ये ब्लड से फिल्ड होता है, मतलब इसमें काफी ज्यादा ब्लड होता है। तो जब इस प्लेन की कॉन्ट्रैक्शन होती है ना, तो इससे सारा ब्लड जो है वो निकल जाता है। सो एड्रेनलिन क्या करता है कि वो स्प्लीन का जो कैप्सूल होता है ना, कैप्सूल इज द आउटर लेयर ऑफ स्प्लीन, ये देखिए यहाँ पे। तो ये इस कैप्सूल की कॉन्ट्रैक्शन करता है, मतलब कि स्प्लीन जो है वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और उससे जो आरबीसी है वो रिलीज हो जाता है इनटू द ब्लड, इनटू सर्कुलेशन। सो इस वजह से आरबीसी का काउंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू एड्रेनलिन। सही है? ओके, द थर्ड फंक्शन इज ऑन हार्ट। सो हार्ट पे भी इसका फंक्शन जो है वो बीटा रिसेप्टर्स के थ्रू होता है। सो एड्रेनलिन का जो इफेक्ट है हार्ट पे वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है देन नॉर एड्रेनलिन। अब हार्ट पे जो हार्ट की ओवरऑल एक्टिविटी को ये इंक्रीज करता है। अब चाहे वो हार्ट रेट हो, चाहे वो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टिलिटी हो, चाहे वो एक्साइटेबिलिटी हो या फिर कंडक्टिविटी हो, तो हर टाइप का जो हार्ट का एक्शन है उसको ये इंक्रीज करता है। जिस तरह हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है उसी तरह एड्रेनलिन भी करता है। ठीक है? तो हार्ट जो है वो पंपिंग जल्दी जल्दी करता है, बहुत फोर्स के साथ करता है, एक्साइट जल्दी से होता है, और उसकी जो कंडक्टिविटी होती है, मतलब पल्सेस की जो कंडक्टिविटी होती है वो जल्दी से होती है। तो हार्ट का जो ओवरऑल फंक्शन होता है ना वो इंक्रीज हो जाता है, और ये इंक्रीज किस वजह से आता है? ये एड्रेनलिन की वजह से आता है। सही है? फोर्थ वन इज इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल्स। सो ब्लड वेसल पे इसका इफेक्ट जो है कैटेकोलामाइंस का वो अल्फा रिसेप्टर भी आता है एंड बीटा 2 रिसेप्टर के थ्रू भी होता है। सो एड्रेनलिन का जो इफेक्ट होता है ब्लड वेसल पे वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सॉरी, नॉन एड्रेनलिन का जो इफेक्ट होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। नॉन एड्रेनलिन क्या करता है कि ये जो ब्लड वेसल में रिसेप्टर्स होते हैं, अल्फा रिसेप्टर उसके साथ बाइंड होता है एंड ब्लड वेसल की कंस्ट्रक्शन करवाता है। So, जो ब्लड वेसल कंस्ट्रक्ट हो जाता है, मतलब वो नैरो हो जाते हैं, सो वेसो कंस्ट्रक्शन हो जाती है। सो नॉन एड्रेनलिन को जनरल वेसो कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं, और ये क्या करता है जब वेसो कंस्ट्रक्शन हो जाती है तो उसकी वजह से ब्लड के लिए जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाती है। सो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अब एड्रेनलिन जो है ये बीटा 2 रिसेप्टर्स पे बाइंड होता है, और ये क्या करता है? ये वेसोडाइलेशन करता है, स्पेशली इन द मसल्स, हार्ट एंड द लिवर। सो ये जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ना, सो वहाँ पे स्केलेटल मसल्स, हार्ट एंड लिवर में जो है ये वेसोडाइलेशन करता है, और इस वजह से जब वेसल्स डायलेट हो जाते हैं तो उनके उनके लिए जो ब्लड फ्लो के लिए जो रेजिस्टेंस होती है वो ड्रॉप हो जाती है। तो इस वजह से जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस होती है वो कम हो जाती है ब्लड फ्लो के लिए। सही है? Okay, so the first one is its effect on blood pressure. So blood pressure जो है ये रेगुलेट करता है by alpha and beta receptors. एड्रेनलिन जो है ये हमारे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को ये इंक्रीज कैसे करता है? क्योंकि ये जो है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टिलिटी, हार्ट की जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टिलिटी है उसको इंक्रीज करता है, प्लस ये कार्डियक आउटपुट को भी इंक्रीज करता है। तो इस वजह से जो है हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। लेकिन ये हमारे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को जो है वो डिक्रीज करता है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को डिक्रीज क्यों करता है? क्योंकि ये जो है एक वेसोडाइलेटर है। वेसोडाइलेटर है तो उसकी वजह से जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो कम हो जाती है। जब रेजिस्टेंस कम होती है तो उस वजह से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो भी कम हो जाता है। सही है? अच्छा, नॉन एड्रेनलिन जो है ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। इंक्रीज कैसे करता है? क्योंकि नॉन एड्रेनलिन जो है वो एक वेसो कंस्ट्रक्टर है। वेसो कंस्ट्रक्शन की वजह से जो है वो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता है, तो उस वजह से जो डायस्टोलिक प्रेशर होते हैं वो इंक्रीज होता है। सही है? ये जो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर सकता है, लेकिन बहुत स्लाइट एक्सटेंट पे, बट इट्स इफेक्ट्स ऑन हर। अच्छा, सो एज अ होल जो है ये कैटेकोलामाइंस अगर उनके ज्यादा सिक्रीशन हो, मतलब एड्रेनलिन ज्यादा हो, सो नॉर एड्रेनलिन ज्यादा हो, तो ये जो है हाइपरटेंशन भी कॉज कर सकते हैं, बिकॉज दे आर इंक्रीजिंग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर
एंड कुछ जो है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज करता है, तो इस वजह से दे कैन लीड टू हाइपर टेंशन। its effect on respiration. So respiration पे जो इसका effect आता है वो बीटा 2 रिसेप्टर के थ्रू आता है। So respiration की रेट को भी इंक्रीज करता है। एड्रेनालिन जो होता है वो रिस्पिरेशन की रेट को और रिस्पिरेशन के फोर्स दोनों को इंक्रीज करता है। जिस तरह इसका इफेक्ट हार्ट पे होता है ना, हार्ट की रेट को इंक्रीज करना, हार्ट के फोर्स को इंक्रीज करना, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्साइटेबिलिटी, उसी तरह ये रिस्पिरेशन पे भी इसका सेम इफेक्ट आता है। अच्छा, ये जो एड्रेनलिन अगर आप किसी बंदे में इंजेक्ट करें ना, सो उसमें एपनिया कॉज करता है, और उस एपनिया को कहते हैं एड्रेनलिन एपनिया। एपनिया असल में सेसेशन ऑफ ब्रीदिंग को कहते हैं, मतलब ब्रीदिंग का स्टॉप होना या ब्रीदिंग का स्लो हो जाना, उसको कहते हैं एपनिया। अच्छा, और इसके अलावा जो है एड्रेनलिन ये ब्रोंकोडायलेशन भी कॉज कर सकता है। ब्रोंकोडायलेशन इज एक्चुअली जो हमारे जो ब्रोंकियल एयरवेज होते हैं ना, जो हमारे लंग्स के एयरवेज होते हैं, उनको डायलेट करना जो है ये एड्रेनलिन का काम होता है। ड्यूरिंग जो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स होती है, सो उसमें ये कर सकता है ब्रोंकोडायलेशन। अच्छा, स्किन पे इसका क्या इफेक्ट आता है? तो स्किन पे इसका इफेक्ट बाय अल्फा एंड बीटा 2 रिसेप्टर्स होता है। एड्रेनलिन जो है ये जो हमारे एरेक्टर पैलाई मसल्स होते हैं, यहाँ पे आप देखिए ये जो हमारी स्किन के नीचे छोटे छोटे से मसल्स होते हैं, इन मसल्स को कहते हैं एरेक्टर पैलाई मसल। ये मसल क्या करते हैं कि हमारे जो हेयर होते हैं ना, तो उनकी एरेक्शन कॉज करते हैं। जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो हमारे हेयर्स एरेक्ट हो जाते हैं, और जो गूज बम्स बनते हैं, सो वो इसी वजह से बनते हैं। सो एड्रेनलिन जो है ये हमारे इन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करता है। इसे इसके अलावा जो है बीटा 2 रिसेप्टर ये जो है हमारे स्वेट ग्लैंड के सिक्रेशन को भी इंक्रीज कर सकता है। यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे स्वेट ग्लैंड जो है वो नजर आ रहे हैं, एक ग्रैंड स्वेट ग्लैंड। इन स्वेट ग्लैंड से स्वेट की सिक्रेशन को भी जो है एड्रेनलिन इंक्रीज करता है। सही है। अच्छा, स्केलेटल मसल्स पे क्या इफेक्ट होता है? सो स्केलेटल मसल पे इसका इफेक्ट अल्फा एंड बीटा 2 रिसेप्टर होता है। अच्छा, स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करना या बहुत सिवियर कॉन्ट्रैक्शन कॉज करना जो है ये कैटेकोलामाइंस कर सकता है, एड्रेनलिन कर सकता है। एंड और जब कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है तो इसकी वजह से मसल जो है वो जल्दी फटीग हो जाते हैं। इसके अलावा ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी कर सकते हैं। ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो है वो ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन कर लेते हैं और उनसे ग्लूकोज जो है वो रिलीज हो जाता है। सो वो ग्लूकोज फिर हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है और ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। सो स्केलेटल मसल में ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी कर सकता है। एंड द वेसोडाइलेशन, जो स्केलेटल मसल में वेसल्स होते हैं ना, जो उन मसल को डायलेट करते हैं और उसी वजह से जो हमारा टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस होता है वो ड्रॉप हो जाता है। सही है। अच्छा, ओके, ऑन स्मूथ मसल्स बाय अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स। सो कुछ स्मूथ मसल की ये जो है कॉन्ट्रैक्शन में करवाते हैं और कुछ स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन करवाते हैं। तो वो स्मूथ मसल जिनकी कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, दे आर द स्प्लेनिक कैप्सूल, जिसकी हमने पहले बात की कि स्प्लीन की कैप्सूल की कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं और उससे फिर आरबीसी जो है वो रिलीज होता है। स्फिंक्टर ऑफ द जीआईटी, रेक्टर पेलाई मसल की भी हमने बात की। गल ब्लैडर, यूट्रस, डायलेटेड प्यूपिला ऑफ आइरिस, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो नजर आ रहे हैं, दिस इज डायलेटेड प्यूपिला ऑफ आइरिस जो हमारे आई में होते हैं। एंड निकोटेटिंग मेम्ब्रेन ऑफ केट, यहाँ पे आप देखिए। सो निकोटेटिंग मेम्ब्रेन जो है ये एक थर्ड आईलिड सा होता है इन आईज ऑफ केट्स एंड सम बर्ड्स। सो उनकी कॉन्ट्रैक्शन करना जो है ये इनकी कॉन्ट्रैक्शन जो है ये कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा रिलैक्सेशन ऑफ कुछ स्मूथ मसल ऐसे हैं जिनकी रिलैक्सेशन करते हैं। सो दे आर द नॉन स्फिंक्टर पार्ट ऑफ द जीआईटी। सो जीआईटी के स्फिंक्टर की कॉन्ट्रैक्शन करना, एंड जो बाकी पार्ट होता है ना स्फिंक्टर को छोड़ के जो बाकी पार्ट होता है जीआईटी के, सो उन सब की रिलैक्सेशन करता है। ब्रोंकियोल्स की रिलैक्सेशन करना एंड यूरिनरी ब्लैडर की रिलैक्सेशन करना जो है ये इनका काम होता है। इसके बाद जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इसका इफेक्ट जो है वो बीटा रिसेप्टर्स के थ्रू आता है। एंड एड्रेनलिन सिक्रीशन इंक्रीजेस ड्यूरिंग फ्लाइट और फाइट रिएक्शन। जब भी हमारी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन में होती है, फाइट एंड फ्लाइट स्ट्रेस में होती है बॉडी जो है, सो तब जो है एड्रेनलिन सिक्रीट होता है और उसकी वजह से जो ब्रेन की जितनी भी एक्टिविटीज है वो इंक्रीज हो जाती है। कोर्टिकल एरोजल होती है। कोर्टिकल एरोजल का मतलब ये है कि हमारा वैकफुलनेस ज़्यादा होती है, बॉडी ज़्यादा अलर्ट होती है, हमारा रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है।
सो इन सबको कहते हैं कॉर्टिकल एरोजन। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, हमारे ब्रेन को, पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अलर्ट जो है ये रखता है एड्रेनलिन अगर सिक्रेट हो जाए ड्यूरिंग फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स से। अच्छा, इसके अलावा इसके कुछ अदर इफेक्ट्स है। सो सेलेब्रल ग्लैंड पे इसका इफेक्ट अल्फा एंड बीटा 2 रिसेप्टर के थ्रू आता है और ये जो है वेजो कंस्ट्रक्शन करता है सेलेब्रल ग्लैंड के, मतलब कि सेलेब्रल सिक्रीशन को ये जो है इंक्रीज करता है। जब वो कंस्ट्रक्ट होते हैं तो उनकी सिक्रीशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, स्वेट ग्लैंड पे इसका क्या इफेक्ट होता है कि स्वेट ग्लैंड की सिक्रीशन को इंक्रीज करता है। लैक्रिमल ग्लैंड पे इसका ये इफेक्ट होता है कि टीयर्स की सिक्रीशन को इंक्रीज करता है। एससीटीएच पे सिक्रीशन पे इसका ये इफेक्ट होता है कि एससीटीएच को इंक्रीज, उनके सिक्रीशन को इंक्रीज करता है। नर्व फाइबर्स पे एड्रेनालिन जो है ये लेटेंसी पीरियड को डिक्रीज करता है। लेटेंसी पीरियड क्या होता है? लेटेंसी पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें एक्शन पोटेंशियल जो है वो एलिसिट नहीं हो सकता, मतलब उसमें जो रेस्टिंग पीरियड होता है बिटवीन एक्शन पोटेंशियल, सो उसको हम एज ए लेटेंसी पीरियड कह सकते हैं। सो लेटेंसी पीरियड को ये डिक्रीज करता है, सो इस वजह से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है वो जल्दी जल्दी से होती है। सही है। अच्छा, रेनिन पे इसका ये इफेक्ट होता है कि ये रेनिन की सिक्रीशन को इंक्रीज करवाते हैं। और रेनिन रिलीज कहाँ से होता है? रेनिन हमारी किडनी से रिलीज होता है फ्रॉम द जस्टोग्लोमेरुलर apparatus जो हमारे नेफ्रॉन्स में होता है, वहां से रेनिन रिलीज होता है। सही है। तो ये सारे इफेक्ट्स जो है हमारे कैटेकोल अमाइंस के होते हैं। Okay, so now regulation of secretion of adrenaline and noradrenaline. Adrenaline and noradrenaline like catecholamines जो है उनको रेगुलेट कौन करता है? सो इवन जो रेस्ट पे भी हमारा कैटेकोलामाइन जो है वो स्मॉल क्वांटिटी में रिलीज होता रहता है, लेकिन ये इनकी इंक्रीज जो है वो ज्यादा हो जाती है जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन। सो स्ट्रेस कंडीशन के दौरान बॉडी को फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए रेडी करने के लिए जो है हमारे कैटेकोलामाइंस ज्यादा रिलीज हो जाते हैं, क्योंकि ये जो है हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, रिस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज करता है, स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। सो इट प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्सेज। अच्छा, एक्सपोजर और टू कोल्ड जब होता है, सो तब भी जो है इनकी रेगुलेशन, इनकी सिक्रीशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। हाइपोग्लाइसीमिया में भी इनकी सिक्रीशन इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब यह है कि जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाए, तो तब जो है कैटेकोलामाइन सिक्रीट होते हैं। और कैटेकोलामाइन क्या करते हैं कि ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस करते हैं, मतलब कि जो ग्लाइकोजन स्टोर्स होते हैं उनकी ब्रेक डाउन करते हैं, उनसे ग्लूकोज रिलीज करवाते हैं। सो अगर जब बॉडी में ग्लूकोज कंसंट्रेशन कम होगी तो कैटेकोलामाइन रिलीज होंगे, वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस करेंगे और ग्लूकोज को रिलीज करवाएंगे, और वो ग्लूकोज जो है हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाके हाइपोग्लाइसीमिया की जो लेवल है उसको इंक्रीज करते हैं, मतलब जो ग्लूकोज की लेवल है उसको इंक्रीज करते हैं और हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो खत्म हो जाता है। सही है। सो रेगुलेशन जो है बाय हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकती है, कोल्ड भी हो सकती है, एंड स्ट्रेस, और इवन रेस्ट में जो है इसकी थोड़ी बहुत अमाउंट जो है वो रिलीज होती है। ओके, सो कैटेकोलामाइन्स की हमने बात की। एंड थर्ड हार्मोन जो कि हमारे एड्रिनल मेडुला से रिलीज होता है, सिक्रेट होता है, इज द डोपामीन। सो डोपामीन एड्रिनल मेडुला से तो सिक्रेट होता है, लेकिन उसके जो सेल्स है वो अभी तक नाउन नहीं है कि कौन से ऐसे सेल्स है एड्रिनल मेडुला में जिससे डोपामीन रिलीज होता है। और डोपामीन जो है ये हमारे ब्रेन में भी कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जिसको कहते हैं डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स, उनसे भी ये रिलीज होता है, स्पेशली एंड द बेसल गैंग्लिया जो कि ब्रेन का एक पार्ट होता है, वहां से ये रिलीज होता है। उसमें कुछ न्यूरॉन है डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स एंड द बेसल गैंग्लिया, और वो सिक्रेट करते हैं डोपामीन, लेकिन वहां पे ये एज ए न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है। सही है। अच्छा, अगर आप किसी की बॉडी में डोपामीन इंजेक्ट करते हैं तो उसमें क्या क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं? सो वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है बाय रिलीजिंग नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन जैसे कि हमने पढ़ा कि वो वेजोकंस्ट्रिक्टर है। अच्छा, वेजोडाइलेशन एंड द मेजेंट्री। मेजेंट्री में ये जो है वेजोडाइलेशन कॉज करता है। इसके अलावा ये हार्ट रेट को इंक्रीज करता है वाया बीटा रिसेप्टर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर पे जो है इसका कोई इफेक्ट नहीं है। सही है। अच्छा, डोपामीन की एबनॉर्मेलिटी को हम कहते हैं पार्किंसोनिज्म, या पार्किंसोनिज्म जो है ये असल में डोपामीन की डिफिशियंसी जब हो जाती है एंड द ब्रेन बेसल गैंग्लिया में अगर डोपामिनर्जिक न्यूरॉन खत्म हो जाते हैं या कुछ डिस्ट्रक्शन उनकी हो जाती है, सो इट विल कॉज पार्किंसोनिज्म। सही है। सो एक नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है। ओके, एप्लाइड फिजियोलॉजी में हम पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या एबनॉर्मेलिटीज आ सकती है। सो जो एबनॉर्मेलिटी आती है दैट इज द क्रोमोसाइटोमा। सो इसमें क्या होता है कि ये असल में कैटेकोलामाइंस की हाइपर सिक्रीशन को कहते हैं। हाइपर सिक्रीशन तब होती है अगर एड्रिनल मेडुला में कोई ट्यूमर है जो कि
जो क्रोमोफेन सेल्स होते हैं ना एड्रिनल मेडुला में, अगर उसमें कोई ट्यूमर है तो उसकी वजह से कैटेकोलामाइन्स ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट हो सकते हैं एंड उसको कहते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा। अच्छा, ये जो है सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स के जो गैंग्लिया होते हैं ना, अगर उसमें भी कोई ट्यूमर है तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है, लेकिन उसकी वजह से रेयरली कॉज होता है। और अगर सिंपैथेटिक गैंग्लियन की ट्यूमर की वजह से ये हो रहा है, फिर उसको कहते हैं एक्स्ट्रा एड्रिनल फियोक्रोमोसाइटोमा। सही है। अच्छा, अब इसके सिम्टम्स क्या होंगे, साइन सिम्टम्स क्या होंगे? सो कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है दैट इज हाइपरटेंशन, क्योंकि ये जो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को जो है इंक्रीज करता है, सो दे कॉज हाइपरटेंशन। और इसकी वजह से जो हाइपरटेंशन होता है उसको कहते हैं एंडोक्राइन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सही है। अच्छा, इसके और क्या फीचर्स हो सकते हैं? सो एंजाइटी हो सकती है, चेस्ट पेन, फीवर, हेडेक, हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया क्यों होगा? क्योंकि जो है ग्लाइकोजिनोलाइसिस करते हैं, ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन करते हैं, इससे ग्लूकोज रिलीज करवाते हैं। सो हाइपरग्लाइसीमिया होगा, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आएंगे, वोमिटिंग, नोजिया होगा, पल्पिटेशन। पल्पिटेशन असल में रैपिड हार्ट रेट को कहते हैं, जिसको बंदा जो है वो खुद फील कर सकता है ना, सो उसको कहते हैं पल्पिटेशन। सो हार्ट रेट बहुत चूंकि क्रिटिकोलामाइंस की वजह से इंक्रीज होता है, सो पल्पिटेशन होती है। पोलीयूरिया एंड ग्लूकोसोरिया होता है। ग्लूकोसोरिया का मतलब ये है कि यूरिन में ग्लूकोज की अमाउंट जो है वो ज्यादा होती है, एंड पोलीयूरिया का मतलब होता है कि एक्सेसिव यूरिनेशन होती है। अच्छा, स्वेटिंग एंड फ्लशिंग होती है, टेकिकार्डिया एंड वेट लॉस होता है। टेकिकार्डिया इज इंक्रीज हार्ट रेट। सही है। सो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स होंगे। वही जो फिजियोलॉजी होती है ना एंडोकोलामाइंस की, वो जो है सो एक्चुअली इनकी जो फिजियोलॉजी होती है ना, सो वो जो है काफी एक्सेसिव हो जाती है, क्योंकि इनके हाइपर सिक्रेशन हो रही है। सो फिजियोलॉजी वाले जितने भी काम थे वो जो है हाइपर हो जाते हैं। ओके, सो टेस्ट हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? तो इसके लिए जो है हम मेजर करते हैं मेटानेफ्रॉन्स को एंड वेनिलाइल मेंडेलिक एसिड को एंड द यूरिन को हम टेस्ट करते हैं। अगर उसमें वेनिलाइल मेंडेलिक एसिड ज्यादा है या मेटानेफ्रॉन ज्यादा है, उसका मतलब ये है कि एक्चुअली जो है कैटेकोलामाइन ज्यादा है और उनकी डिग्रेडेशन ज्यादा हो रही है। और सेकंड जो है हम कैटेकोलामाइन जो है प्लाज्मा में भी चेक कर सकते हैं। सही है। ओके, थैंक यू। यहाँ तक था एड्रीनल मेडुला लेक्चर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो सो यू कैन आस्क।